हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या कहती हैं यूनियन बजट के बारे में। जो भारत का जो संविधान है वो कुछ प्रोविजंस के बारे में बात करता है विद रिस्पेक्ट टू द इनैक्टमेंट ऑफ अ बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, ये बातें इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है मयूर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ना ये श्रेया रूल्स हैं। ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स नहीं दे रखे हैं। इकोनॉमी वाली जो हमारी बुक्स हैं, सीबी सचदेवा और नितिन सिंघानिया, ये रूल्स नहीं दे रखे हैं वहाँ पर। इसलिए मैं और लेकिन ये जो ऊपर वाली बातें जो डिटेल में है ना, एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर वगैरह, ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रखी है। इसलिए बेटर यही है श्रेया कि ये वाला जो टॉपिक है इसके नोट्स, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, ये आप जाकर वहाँ ठूस कर आना A4 शीट्स में। इसको लक्ष्मीकांत के इसमें मत डालना नोट्स में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों हाउसेस के आगे हर एक फाइनेंशियल ईयर में कौन रखता है बजट को, बजट की प्रेजेंटेशन को, उस स्टेटमेंट को जिस कागज़ के टुकड़े पर ये गिवन होता है कि एस्टिमेटेड रिसीट और एक्सपेंडिचर भारत की सरकार की क्या होगी उस साल के लिए। उस पर्सन का नाम होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, हर एक फाइनेंशियल ईयर में ये वाला काम करते हैं। ओके, अच्छा, अगर प्रेसिडेंट मौजूद ना हो इस टाइम पर तो कौन रखेगा दोनों हाउसेस के आगे ये वाली चीज़? बताओ। ऐसा कुछ भी रूल गिवन नहीं है। लेकिन अब मैं आपको दिमाग को एक चौकन्ना करता हूँ। अगर हम श्रेया यहाँ पर ये वाला आंसर दें कुणाल के प्रेसिडेंट को ही होना चाहिए, प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं हो सकता, यहाँ पर संविधान में इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर रखी है। लेकिन एक कंडीशन मैं आपके सामने ये लगा देता हूँ मयूर, जब डेट ही 1 फरवरी है बजट की प्रेजेंटेशन की, जस्ट हमारे देश में भी राष्ट्रपति नहीं है, कहीं गए हुए हैं, मर गए, कुछ भी है, तो क्या हम बजट रोक देंगे? अब अपना दिमाग ले आओ। अब बताओ, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का रोल कौन निभाता है इमरजेंसी सिचुएशंस में जब राष्ट्रपति की नीड होती है? वाइस प्रेसिडेंट। अगेन मैं बोल रहा हूँ ये वाली चीज़ कहीं गिवन नहीं है, कहीं पर भी नहीं लिख रखा है। लेकिन हमारा ये रूल कहता है श्रेया, रूल कहता है कि बजट की तारीख नहीं शिफ्ट करी जा सकती भाई। वो बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो तो फिर बजट प्रिपेयर भी नहीं करा जाएगा अगर उस टाइम पर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन हो, लाइक इमरजेंसी या वॉर विद द नेशन। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांस है, सिर्फ राष्ट्रपति अभी मौजूद नहीं है, तो हम बजट की तारीख बढ़ा देंगे 15 फरवरी, 1 मार्च, ऐसा कर देंगे? बताओ क्या करें फिर अगर लाना ही है तो? और दोनों हाउसेस के आगे कौन रखे फिर? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया। चलो एक बार के लिए पहले रूल्स कर लेते हैं। श्रेया मुझे याद दिला देना, अभी मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है कि बजट की जो तारीख है वो सरकाई क्यों गई पीछे। पहले वो बाद में आती थी, बजट की तारीख भी सरक गई थी। पहले वो बाद में आता था अप्रैल में ही, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा जाता था, बाद में फिर वो फरवरी में कर दिया गया। ऐसा क्यों, उसको भी अभी मैं बताऊंगा। पहले ये रूल्स देखते हैं। नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जो है, डिमांड फॉर ग्रांट मतलब क्या, इनको पैसा चाहिए है वेरियस मिनिस्ट्रीज को एलोकेट करने के लिए, देश को चलाने के लिए। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए वाली डिमांड? 1 साल के लिए, है ना? सरकार पैसा निकालना कहाँ से चाह रही है?
वेरी गुड। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, किसकी रिकमेंडेशन जरूरी है? राष्ट्रपति की, ठीक है। बाद में परमिशन वो देता रहेगा पार्लियामेंट, लेकिन यहां पर अभी क्या है स्पेसिफिकली, वो अभी आप उस पर मत जाओ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। ये डिमांड फॉर ग्रांट है कि एक साल के लिए हमें एक एक मिनिस्ट्री को इतना इतना पैसा एलोकेट करना है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है। उसके बाद कितना पैसा किसको देना है वो फिर पार्लियामेंट वगैरह डिसाइड करता रहता है। रिकमेंडेशन में बेसिकली ये फर्क होता है कि जैसे प्रेसिडेंट ने ना एक तरीके से इस प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया, यस कि इस मिनिस्ट्री की ये डिमांड है, इस मिनिस्ट्री की वो डिमांड है, आई रिकॉग्नाइज दिस, एक्नॉलेज कर रहा है बेसिकली ये। और वहां से क्या कि रियल पैसा वो मिलेगा। अब वो ये तो कह नहीं सकती सरकार कि 1 रुपया हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं और 52,000 करोड़ रुपए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दे रहे हैं। ये फेयर डीलिंग नहीं है ना। उसके बाद नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकार की तिजोरी से, एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ। आपको पता है एक एक पैसे का हिसाब देना होता है, हमने इकोनॉमी में पढ़ा था। एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मनी इज एप्रोप्रिएटेड, वी वांट मनी, आई वांट मनी, है ना। अब इसके लिए भी एक एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में भी पढ़ेंगे अभी हम। उसके बाद नो मनी बिल, कोई भी मनी बिल जो कि टैक्स इंपोज कर रहा हो वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ऐसा कोई भी बिल राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होता। ये वाली चीज़ तो हमें पता है ना, लेकिन ये भी एक रूल है बजट के लिए, ठीक है। मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया रूल्स हैं ये। अब ऐसा मत सोचना कि हम इसको कैजुअली है, ये श्रेया लिखा हुआ तो इतनी लाइन को मैं काट देती हूँ, उसके ऊपर मार्कर चला देती हूँ अपनी बुक में। ये रूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ अ लॉ। कोई भी टैक्स ना इंपोज नहीं करा जाएगा, कलेक्ट नहीं करा जाएगा जब तक वो टैक्स, उसकी रकम किसी कानून के अंतर्गत गिवन ना हो। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, और फिर स्टैट्यूट बुक के अंदर ना हो। वो जो पार्लियामेंट है वो किसी भी टैक्स को रिड्यूस कर सकता है या खत्म कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकता। अब टैक्स की दरें इंक्रीज हो तो जाती है मयूर, तो फिर ये लाइन क्या गलत लिखी हुई है क्या? वो एक्चुअली पार्लियामेंट नहीं करता, वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से हो जाता है। सरकार देख लेगी ना कि टैक्स कितना बढ़ाना है, क्या नहीं करना है। पार्लियामेंट कौन होता है डिसाइड करने वाला? तो फिर सरकार को रख क्यों रखा है 5 सालों के लिए? हटा दो सरकार फिर, जब सारी चीज़ें यही इन्हीं को देखनी है पैसे से रिलेटेड। तो श्रेय समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या गलती क्या है और एग्जामिनर कैसे खेल सकता है हमारे साथ। यहाँ पर पार्लियामेंट यानी कि ये बोल रहा है लेजिस्लेचर को, जबकि वो वाला काम तो टैक्स को बढ़ाना वो तो काम एग्जीक्यूटिव का है ना यार। कल को मान लो कि रेड लाइट को जंप करने की फीस आज रात को 12 बजे के बाद 500 से बढ़कर 700 रुपये होने जा रही है, ठीक है। जो फाइन है या जो भी पेनल्टी है वो 500 से बढ़कर 700 रुपये होने जा रही है, जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा या कुछ भी करके। अब इसके लिए पार्लियामेंट कौन होता है डिसाइड करने वाला? देश को चला कौन रहा है ग्राउंड लेवल पे? सरकार। और सरकार को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट ज़्यादा अच्छे से समझता है देश को 5 साल के लिए कि सरकार। रूलिंग गवर्नमेंट, और वो भी यूनियन गवर्नमेंट की, कि जो पूरे देश को देख रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश अ टैक्स, लेकिन उसको इंक्रीज नहीं कर सकता। मैं इंक्रीज वाली बात कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता। यूपीएससी अलग से क्वेश्चन दे सकता है कि हाँ पार्लियामेंट कर सकता है इंक्रीज इसको। पार्लियामेंट कैन रिड्यूस, एबॉलिश एंड इंक्रीज, एंड नहीं आएगा। ये इंक्रीज करने का काम सिर्फ एग्जीक्यूटिव का है, नॉट पार्लियामेंट। ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिफाइन कर, अच्छा, और ये जो है ना, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। रिड्यूस और एबॉलिश करने की जो वो वाली बात है,
आप कहोगे ये पार्लियामेंट एबॉलिश कैसे कर सकता है? जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत आया था कि नहीं आया था बताओ? उसके लिए प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था ना जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। बड़े सारे टैक्सेस एबॉलिश होकर सब्स्यूम हो गए थे ना जीएसटी के अंतर्गत, जो और तरह के टैक्सेस चलते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब क्योंकि जीएसटी बिंग बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे जो टैक्सेस थे जो कि एबॉलिश हो गए, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ने एबॉलिश कर डाला उनको। लेकिन जीएसटी के जो टैक्स स्लैब्स होते हैं, इनको पार्लियामेंट हर महीने, हर 3 महीने के अंदर बढ़ाता गिराता है, बताओ। या जीएसटी काउंसिल जो कि एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करती है, वो ले लेती है डिसीजन। एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो डिफाइंड द रिलेटिव रोल्स और पोजिशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट ऑफ अ बजट। जब बजट इनेक्ट होने जा रहा है, कैसे, इसके लिए क्या बोला जाता है संविधान में? नंबर 1, मनी बिल या फाइनेंस बिल। अब ये फाइनेंस बिल किसके बारे में बात कर रहा है? दोनों। कौन कौन से होते हैं? फाइनेंस बिल क्लॉज 1, नहीं 2, वो एक्चुअली उनके आर्टिकल होते हैं। 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3, ठीक है। मनी बिल और फाइनेंस बिल डीलिंग विद द टैक्सेशन, इट कैनॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, इसको सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। थोड़ी सी बात इसने गलत लिख दी है ना। क्या गलत लिख दी? राज्यसभा में क्या दोनों तरह के बिल इंट्रोड्यूस नहीं होते क्या? फाइनेंशियल बिल बताओ। वन नहीं राज्य हाँ। अच्छा, क्या एक चीज़ रिकॉल करवाऊँ आपको? आप लोगों को ये याद है, मैंने बताया था फाइनेंशियल बिल 1 के अंतर्गत क्या आर्टिकल 110 की सारी बातें होती हैं? होती है ना। लेकिन अलग क्या बनाता है वो उसको फिर मनी बिल से? उसके अंदर और कौन कौन से मैटर होते हैं? कुछ जनरल मैटर्स भी होते हैं। अगला, राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती है टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब वही जो, जैसा कि मैंने मयूर अभी बताया, कौन सी मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए, कितने करोड़ रुपए चाहिए। राज्यसभा को ये वाली पावर क्यों नहीं दी जा रही है? अर्पित, श्रेया, कुणाल, नहीं। और 5 साल के लिए देश का पैसा क्या है वो कौन देखेगा? कहाँ जा रहा है, कहाँ एलोकेट हो रहा है? लोकसभा। इट इज़ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा शुड रिटर्न द मनी बिल और फाइनेंस बिल टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। लोकसभा या तो उसकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, और उसने अगर रख भी लिया या फिर लोकसभा नहीं भी मान रहा, तब भी वो बिल पास माना जाएगा क्या? यस। 7 रूल हो गए। 8वां रूल, जो एस्टिमेट्स है ना एक्सपेंडिचर के, कितना खर्चा हो सकता है जो कि बजट के अंदर गिवन है, वो सेपरेटली दिखने चाहिए। इट शैल शो सेपरेटली द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि तो सरकार की जो तिजोरी है पूरी की पूरी, कितना पैसा का अनुमान है कि खर्च हो सकता है और जनरली कितना हुआ, इसका एक सेपरेट पूरा का पूरा चिट्ठा होना चाहिए प्रूफ के तौर पर। उसके बाद द बजट शैल डिस्टिंग्विश एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर एक्सपेंडिचर। यानी कि जैसे, क्लियर नहीं है, इसकी इंग्लिश बेकार है ये, जैसे एक एक्सपेंडिचर अकाउंट था ना उसने बात करी, ऐसी एक रेवेन्यू अकाउंट ये भी शो होना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये कर रहा है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। याद है मैंने एक चीज़ बताई थी मयूर कि हम अभी इकोनॉमी के अंदर एक चैप्टर पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट, कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ पर जाता है। हालांकि ये वाली चीज़ आईआर के टर्म्स में यूज़ होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म्स में, है ना। शायद सुना होगा आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड कितनी है पूरे देश की एक साल के अंदर। बजट का भी ये वाली चीज़ ये बोल रहा है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में किन किन सोर्सेज से पैसा आने का अनुमान था, कहाँ कहाँ से आया
और क्या जितना अनुमान था उससे कम आया कि उससे ज़्यादा आया। ऐसी खर्चों का भी तो अनुमान होता होगा ना श्रेया, कि यहाँ से हमारा अंदाज़ा था कि इतना खर्चा हो, सॉरी इन चीज़ों के लिए इतना हमारा अनुमान था कि खर्चा हो जाएगा, उससे कम हुआ कि उससे ज़्यादा हुआ, है ना। उसके बाद द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इट शैल नॉट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सिर्फ इसको डिस्कस कर सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती इसके ऊपर। हर बार पैसा निकालने के लिए वोटिंग होगी क्या? सरकार मेजोरिटी गवर्नमेंट की है या फिर सरकार कभी भी गिर सकती है, फिर तो हो गया ये वाली चीज। अच्छा, क्या बजट के लिए वोटिंग होती है क्या? बजट को पास करवाने के लिए, और वो वोटिंग फेल हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, है ना। ऐसा कभी होता क्यों नहीं है लेकिन? हाँ, उनके साथ भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं। श्रेया समझ में आया ना सबको सब कुछ? कुणाल, कोई दिक्कत किसी भी पॉइंट में, किसी भी रूल में? हाँ ठीक है। ये अभी ना श्रेया, जैसे मैं एक बात बताऊँ, मयूर आपको तो समझ में आ गए होंगे, अर्पित आपको भी आ गए होंगे, लेकिन मयूर एक चीज़ है ना कि अगर जैसे कुणाल या श्रेया को इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है, मैंने एक रूल बताया ना, देखो ये टॉपिक आपको दिख रहा होगा मयूर कितना रद्दड़ सा यहाँ पर बकवास सा दे रखा है। अगर इकोनॉमी में बजट वाले चैप्टर की किसी को नॉलेज नहीं है, मयूर एक बार बताओ, इसमें तो कुछ भी समझने लायक है वैसे? कुछ भी, एक शब्द भी? एक बार बताओ मयूर, अगर जैसे मैं मान लो श्रेया और कुणाल को इन दो शब्दों का मतलब ही नहीं पता, ये और ये चार शब्द, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक कहीं से समझ में आ सकता है क्या? नहीं। मतलब श्रेया कुणाल, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन नहीं है, इसके लिए इकोनॉमी की प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए इन लोगों को मैंने 2-3 महीने पहले वो वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, है ना मयूर। इसलिए मैंने अभी तक पार्लियामेंट को होल्ड करके रखा हुआ था इस चैप्टर को, क्योंकि मुझे लग रहा था उस टाइम पर हम लोग ज़्यादा जल्दी भाग रहे हैं, तो मैंने मयूर इसलिए फिर 1 से 1.5 महीने के लिए इकोनॉमी पकड़ ली थी बीच में, फिर से वो मैं बैलेंस करके चलता हूँ। इसलिए श्रेया कोई फ्लो नहीं होता मतलब मेरे उसमें फाउंडेशन कोर्स में, कि जो मैं चीज़ कराता हूँ कराते ही चल रहा हूँ। वो भी एक बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वो वाली चीज़। ये कोई फ्लो वाली प्रिपरेशन थोड़ी ना है कि आपने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर, आपका वो खत्म हो गया तो आप अपने सिलेबस में GS 2 के ऊपर मार्क कर दोगे कि हाँ मेरे को उसको देखना ही नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चार्ज एक्सपेंडिचर की। जो बजट है ना, वो 2 तरह के एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इसमें ये वाली बात जानने वाली है मयूर, जो कि इकोनॉमी में हमारी बुक में नहीं दे रखी थी। जो ये चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ना, द चार्ज एक्सपेंडिचर इज नॉन वोटेबल बाय पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट इस वाले एक्सपेंडिचर के ऊपर, चार्ज एक्सपेंडिचर, ये वाला जो लिखा हुआ था, ये चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैटेगरी है, बस ये एक नाम है, एक हेडिंग है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है। ये नॉन वोटेबल होता है पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट इस पर वोट नहीं कर सकता, सिर्फ इसको डिस्कस कर सकता है। जबकि जो दूसरे तरीके के एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके ऊपर पार्लियामेंट वोटिंग कर सकता है। अब ये चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है मयूर? ये टर्म तो नहीं सुनी थी ना कभी हमने एक्सपेंडिचर में, है ना। चार्ज और ये चार्ज में मतलब ये 2 तरीके के, ये चार्ज अपॉन एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो चार्ज एक्सपेंडिचर को देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, आराम से समझना, बस इतना समझ जाओ सबसे बड़ा रूल। क्या ये वोटेबल है? बिल्कुल नहीं, नॉन वोटेबल है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं अब आप खुद समझ जाओगे। एक बार के लिए अगर श्रेया आपने इसकी कैटेगरी पकड़ ली ना, अगर इसकी जड़ पकड़ ली ना, आप खुद समझ जाओगे कि इसके ऊपर वोटिंग क्यों नहीं होती है पार्लियामेंट के अंदर, कितनी टाइम वेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। कोई भी सैलरी, अलाउंसेस, एमोल्यूमेंट, जो कि एमोल्यूमेंट्स एक्चुअली सैलरी ही होती है एक प्रकार से,
फालतू में अंग्रेजी लिखने का शौक है इसे। राष्ट्रपति को एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस, वही सारी चीज़ें नहीं मिलती श्रेया, जो ये फ्री वो फ्री, ये बिल इसका पैसा, सब कुछ वो सारी चीज़ें, ये है चार्ज एक्सपेंडिचर। सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सैलरीज अलाउंसेस पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पेंशंस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस के, यूपीएससी के, इंक्लूडिंग उन सैलरीज अलाउंसेस पेंशन जो कि ऐसे लोगों को देना जो कि टॉप के अहदे पे तो नहीं है इन 3 जगहों पे, लेकिन यहाँ पर काम कर रहे हैं इनके ऑफिसों में, वो भी तो सरकारी अधिकारी होते हैं ना, है कि नहीं मयूर, जो यूपीएससी के ऑफिस वगैरह में या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में काम कर रहे हैं जो, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो संभाल रहे हैं। हो सकता है बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हों। उसके बाद डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल, ये बेसिकली लोन और उससे रिलेटेड हो सकता है, एंड ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर की कंट्री का लोन हो। क्या सरकार देश में भी बोरो करती है क्या? इकोनॉमी के अंदर हमने क्या पढ़ा था मयूर, डोमेस्टिक बोरिंग भी करती है सरकार क्या, बॉन्ड और डिबेंचर्स की फॉर्म में। सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है सरकार के बोरिंग करने का, किससे करती है सबसे ज़्यादा पैसे बोरो? आरबीआई से, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस। सिंकिंग फंड चार्जेस का बेसिकली ये मतलब होता है कि जैसे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स होते हैं ना, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो सरकार, अगर कहते हैं ना जैसे 1-2 किस्तें ड्यू गई आपकी, तो उसके ऊपर कुछ जो चार्जेस होते हैं या कोई इतनी पेनल्टी होती है वो लगती है सरकार की। एक्चुअली आप एक बार बताओ मयूर, अगर आप याद कर सको, रिकॉल कर सको, तो सरकार किसको गिरवी रख के किस पे पैसा उठाती है आरबीआई से? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीसेक। रिडेम्पशन चार्जेस एंड अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू द रेजिंग ऑफ लोन्स, सर्विसेज एंड रिटेंशन ऑफ डेट। कुल मिलाकर बेसिकली आपको सीखने वाली बात यही है कुणाल शेर, यहाँ पर सरकार के कर्जे वाले चार्जेस, ठीक है, कि जब तक वो कर्जा मिटता नहीं तब तक वो जो चार्जेस जो है वो रेज हुए हैं, इन सबको संभालना है, देखना है। कोई भी ऐसा अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये क्या होता है? सरकार ने क्या कहते हैं, फोर्सफुली डिस्प्लेस कर दिया किसी को, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों को, मामला गया हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सरकार से मुआवजा देने का हुक्म जारी करती है कि नहीं करती? बोलती है ना सरकार को देना पड़ेगा इतने इतने करोड़, इतने वो, है ना। मे नॉट गॉट डू सो, कोई एक ब्रिज गिर गया, इतने लोग मर गए वहाँ पर, वो कोर्ट में केस गया है या कुछ भी है, और किसी ने बोला कि हर एक फैमिली को 2-2 करोड़ रुपए या इतने इतने दिए जाएंगे। ये भी पैसा जो है दिस इज चार्ज एक्सपेंडिचर। अब श्रेय एक बार बताओ, इसके ऊपर वोटिंग होगी पार्लियामेंट के अंदर, वैसे ही पैसे इतनी लेट मिलते हैं वाले, तो मयूर आपको पता होगा, इमीडिएटली मिल जाते हैं कि सरकार ने अगर आज चीज़ को बात करा या कोर्ट ने अगर बोल दिया तो अगले दिन ही आ जाएंगे। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज, मतलब ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिसको पार्लियामेंट डिक्लेयर करते हैं फ्यूचर के अंदर कि अब ये चार्ज एक्सपेंडिचर है। अब आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि सर अगर ये चार्ज एक्सपेंडिचर है तो फिर ये क्या है? एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आप कहोगे ये वाली कैटेगरी तो समझ में आ गई, कहाँ गया? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज अपॉन, ये समझ में अभी तक नहीं आया होगा आपको। एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, समझने वाली बात श्रेया सर इसमें ये है, ये जो 10 पॉइंट्स हमने लिखे ना, ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर थे। इसके अलावा कोई सा भी जो खर्चा होगा डैट विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड क्या उसके ऊपर वोटिंग होगी? बिल्कुल होगी।
तभी आपको मयूर लग रहा होगा ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने के लिए तो वोटिंग होती है, लेकिन सर फिर ये क्यों बोल रहे इतनी देर से है ना कि वोटिंग ही नहीं होगी, सिर्फ डिस्कस होगा। फिर ये तो कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जैसा हुआ, फिर तो ये के बाद में बता देंगे। ये गेम था एक्चुअली। इसलिए श्रेया, आई एम अगेन रिपीटिंग मयूर के इस टॉपिक के बजट के जो नोट्स हैं ये आपकी इकोनॉमी के साथ ही अगर आप वहाँ पर रिलेट करके पढ़ो ना बजट के चैप्टर के साथ, तो ही आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन पाएगा। ठीक है, आज भी जब मैं श्रेया ये वाला टॉपिक पढ़ता हूँ ना लक्ष्मीकांत से, बगल में अपने इकोनॉमी की बुक्स को ही रखता हूँ मैं। तो इस हाँ बक्का दे दूंगा मैं लेक्चर्स। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।